बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल। अब देखो, पहले सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करना है हमें। ठीक है, क्या कंफ्यूजन दूर करना है कि शेल जो होता है वो होता है होलोस्फीयर, है ना। होलोस्फीयर मतलब अंदर कुछ भी सामान नहीं भरा हुआ, जैसे ये होलोस्फीयर है, अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ, चार्ज जो है वो सिर्फ इसकी आउटर सरफेस पे है, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में शेल के लिए आते हैं बेटा, वही रिजल्ट्स जो है वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी आते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि अगर मान लो ये सॉलिड स्फीयर होता, ठीक है, और मैं अंदर चार्ज भरने की कोशिश करती ताकि ये सॉलिड स्फीयर बने, बट मैंने बोला कि ये जो मटेरियल बना हुआ है ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, तो क्या है कि चार्ज अंदर टिक ही नहीं पाएगा, वो सारा का सारा चार्ज जो है वो उसकी सरफेस पे आ जाएगा। तो कंडक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑल चार्ज कम ऑन द सरफेस। ठीक है, और जब सारा चार्ज सरफेस पे आएगा तो वो सॉलिड होते हुए भी किसकी तरह बिहेव करेगा, शेल की तरह बिहेव करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के लिए समझाया जाएगा वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी होगा। तो स्फीयर के हम दो पार्ट पढ़ेंगे, स्फीयर में भी एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और एक पढ़ेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो इसके और इसके रिजल्ट सेम होंगे, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और शेल। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स में चार्ज अंदर टिक ही नहीं पाता, वो सारा सरफेस पे चला जाता है और वो किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, शेल की तरह। जबकि नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज अंदर दोगे आप तो वो अंदर टिक जाएगा, लाइक दैट। तो फिर वो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमें कंप्लीट करना है शेल और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों एक ही चीज है। सॉलिड स्फीयर, स्फीयर तो है लेकिन चार्ज जो है अंदर सामान तो भरा हुआ है, मटेरियल तो है, बट उस पर चार्ज जो है वो बाहर आ जाएगा, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, अल्टीमेटली शेल की तरह बिहेव करेगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल निकालना है। शेल बोले या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोले, क्योंकि उसमें चार्ज जो है वो पूरा का पूरा सरफेस पे आ जाएगा। अब इनके दो तरीके होते हैं, एक होता है तरीका बाय इंटीग्रेशन और एक तरीका होता है गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ वाले तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर भी निकाल सकते थे। आपने वहां इंटीग्रेशन से सीखा, लेकिन आप गॉस लॉ से भी निकाल सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां इंटीग्रेशन हम निकाल पाए थे तो हमने इंटीग्रेशन से देख लिया। यहां पर जब हम इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो बहुत टफ हो जाता है, इट्स बिकम वेरी वेरी टफ, मतलब मैथमेटिकली टफ हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, मतलब इतना टफ हो जाता है कि वो क्लास 12th की मैथ से भी बियॉन्ड चला जाता है। तो हम यूज करते हैं क्या, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ से पहले आपको गॉस लॉ सिखाया जाएगा इसके नेक्स्ट सेक्शन में आपको, ठीक है, और फिर गॉस लॉ से आपको जो डेरिवेशंस आपने पहले प्रूव किए हैं, लाइक पॉइंट चार्ज का, लाइन चार्ज का, वो सारे डेरिवेशंस जो है आपको किससे बताए जाएंगे, गॉस लॉ से बताए जाएंगे। ठीक है, आने दोनों चाहिए आपको, क्योंकि दोनों ही काम आने वाले हैं। ठीक है, एडवांस की तैयारी करने वालों को तो दोनों आने चाहिए, और अगर मान लो आप बोर्ड का एग्जाम देके आने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको इंटीग्रेशन और गॉस लॉ दोनों ही आने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेशन से प्रोसीड करेंगे पहले, और इंटीग्रेशन का एक एक्सप्रेशन बना के मैं छोड़ दूंगी। उसके बाद की जो मैथमेटिक्स है जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में लगेगी वो हम मैथ्स वालों को सौंप देंगे और उनसे हम डायरेक्ट रिजल्ट ले लेंगे। तो इस तरीके से मैं इंटीग्रेशन से प्रोसीड करूंगी, बट इसको अच्छा तरीका ये है कि हम इसको किससे प्रोसीड करें, गॉस लॉ से। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि यहां पर ये टफ हो गया। ठीक है, चलिए तो इंटीग्रेशन से देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल। तो पहले तो शेल को समझते हैं। ठीक है, शेल का रिजल्ट देखती हूँ, बताती हूँ आपको क्या होता है। कि मान लो ये सेंटर है और ये शेल का चार्ज है Q। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये शेल। ये रिंग मत लेना, रिंग तो क्या होता है, रिंग तो ऐसा
एलिमेंट होता है रिंग, ये एलिमेंट होता है रिंग, ठीक है ना। और शेल क्या होगा, एक खोखली बॉल मानो, बॉल, ठीक है। चलो, तो मैं आपको अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना के दिखाऊं ना, तो कुछ ऐसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम, लाइक दिस। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई लाइंस ही नहीं है। मैंने यहीं से क्यों बनाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब अंदर कोई चार्ज ही नहीं था तो ओरिजिन कहां से करूं मैं, तो मैंने क्या करा, जहां पॉजिटिव चार्ज था वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट करवाया। तो आपको दिखना चाहिए कि अगर मान लो मैं कोई पॉइंट P ले लूं, ठीक है, और उसकी दूरी को सेंटर से मैं स्मॉल r बोलूं, वाइल इस पे चार्ज मैं Q बोलूं, इसका रेडियस में R बोलूं। सो फॉर पॉइंट्स इनसाइड शेल, जो शेल के अंदर होंगे पॉइंट्स, ठीक है। अब चाहे शेल की बात करें या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, सो फॉर R लेस देन R इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 बिकॉज एज देयर इज नो लाइंस इनसाइड द शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अंदर चार्ज ही नहीं है ना। गॉस लॉ से और समझ में आएगी ये चीज, बट कोई अंदर चार्ज ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, ठीक है। अब बाहर के लिए बात करनी है आपको, ठीक है। तो बाहर के लिए फॉर R ग्रेटर देन R, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, मतलब आप सरफेस को भी इंक्लूड कर रहे हो इस पे, तो सरफेस पे डिफाइन कर सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि यहां पर लाइंस शुरू हो गई है, ठीक है। और दैट इज इक्वल्स टू KQ/R², ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट पहले लिखवा रही हूं आपको, फिर डेरिवेशन बताऊंगी। तो KQ/R² आपने सीखा था यार, ये तो एक पॉइंट चार्ज Q हो, उससे R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था, KQ/R²। यस, तो हम ऐसा बोलेंगे कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, ठीक है, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, मतलब जब ये R जो है ये बाहर आ जाएगा, कैपिटल R से भी बड़ा हो जाएगा, है ना, स्मॉल r बाहर आ जाएगा, मतलब कैपिटल R से बड़ा हो जाएगा, उस केस में जो ये शेल होता है ये ठीक वैसे ही बिहेव करता है जैसे एक पॉइंट चार्ज करता है। तो मैं इसके लिए स्टेटमेंट भी देती हूं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स द शेल, ठीक है, अब जहां जहां शेल लिख रही हूं वहां सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी है, ठीक है। द शेल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी आप इस चीज को समझ सकते हो, क्योंकि अगर एक पॉइंट चार्ज होता ना बेटा, तो मान लो ये पॉइंट चार्ज होता, जैसे सपोज करो कि ये पॉइंट चार्ज होता, यहां पर ये प्लस Q का पॉइंट चार्ज होता। अच्छा, मैंने एक लाइन को कंप्लीट नहीं किया। इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज कैप्ट एट इट्स सेंटर, ठीक है ना। मतलब ये शेल का बिहेवियर बाहर वाले पॉइंट्स के लिए ठीक वैसा ही हो जाएगा मानो इस शेल को किसी ने उठा के इसके सेंटर पे रख दिया हो पॉइंट चार्ज बना के। अब देखो अगर ये पॉइंट चार्ज होता, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती बेटा, ऐसे ही निकलती ना, इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है ना, लाइक दिस, ऐसे निकलती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि बस शेल और पॉइंट चार्ज में क्या फर्क आया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें नहीं मिल रही, ठीक है ना, मतलब अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो आपने बोल दिया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन बाहर वाली इस लाइन को तो समझ ही नहीं आ रहा। ये लाइन तो पॉइंट चार्ज से भी वैसे ही निकलती जैसा कि शेल से निकल रही है, ये लाइन तो पॉइंट चार्ज से भी वैसे ही निकलती जैसे शेल से निकल रही है। तो इसका मतलब बाहर कितना भी पॉइंट ले लो या कैसे भी पॉइंट ले लो आप, बाहर वाले पॉइंट्स को पता ही नहीं चल रहा कि वो पॉइंट चार्ज से आ रही है लाइंस या फिर इस शेल से आ रही है, शेल की सरफेस से आ रही है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो ठीक वैसा ही है जैसे सेंटर पे क्यू चार्ज को रखते तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती, ठीक है ना। बस फर्क ये हुआ कि सेंटर पे रखते तो क्यू लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सेंटर से ही निकलती, बट यहां पर क्या हो गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, बस इतना सा फर्क है, अंदर फर्क आया है, बाहर कोई फर्क नहीं है। सो आई होप कि दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। और बेटा ये जो कॉन्सेप्ट लिखवाया ना, ये फिजिक्स का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये इसे लिख लो आप कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को हम बार बार अनेक बार इसको यूज करेंगे चैप्टर्स में क्वेश्चन करते वक्त, और एग्जामिनर भी आपको बहुत स्मार्टली इस कॉन्सेप्ट को यूज करवाएगा। सो प्लीज नोट दैट, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अब
फॉर आर ग्रेटर देन आर ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर कैसे आया वो निकालते हैं इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं। चलो देखो मैंने क्या करा, मैंने ये शेल लिया और शेल से मैंने आर दूरी पी पॉइंट डिफाइन किया, ठीक है। अब इस शेल के लिए अंदर खोखला है ना, अंदर खोखला है और सिर्फ बाहर बाहर प्लस चार्ज है, ठीक है। ऐसे मानो जैसे आलू की जो काली वाली परत होती है, ठीक है, आउटर बाउंड्री होती है ना, वैसे जिसको अपन छील के उतारते हैं। तो आप ऐसे समझो कि मुझे अगर उस आलू की पूरे छिलके को उतारना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, चाकू चलाऊंगी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। और वो चाकू से अगर मैं चाकू को ऐसे आलू को पकड़ के, ऐसे आलू को पकड़ के, ठीक है, देखो ऐसा, ऐसे आलू को पकड़ के मैं ऐसे चाकू चलाऊंगी लाइक दिस और गोल गोल घुमा दूं, तो मुझे क्या मिलेगी, एक पूरी रिंग मिलेगी, ठीक है ना। और जैसे क्या कर सकते हैं अपन कि मान लो ये तुम्हारा आलू है, ठीक है, तो यहां से अपन ने एक छोटा सा रेडियस का रिंग निकाला, फिर रिंग निकाला लाइक दिस, फिर रिंग निकाला। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारे एलिमेंट्स को कवर कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है ना। अब ऐसे समझो कि आपको इस बॉल को पेंट करना है ना। ब्रश है, आपको इतनी रेडियस की दी गई है, मान लो ये एंगल जो है, ये एंगल जो है, ये कितना एंगल बन रहा है, थीटा, ठीक है। तो आपको ब्रश जो है वो कितनी रेडियस की दी गई है, ये जो लेंथ होगी इसके बराबर, एंड दैट विल बी कॉल्ड आर डी थीटा। थीटा एंगल पे हमने डी थीटा सबटेंड करते हुए एलिमेंट लिया है, ठीक है। और मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने जो ब्रश है उसका साइज जो है या उसकी मोटाई जो है, ब्रश की मोटाई, वो हमने आर डी थीटा लिया है। और उस ब्रश की मदद से हमने उसको पेंट किया है लाइक दिस, और पीछे भी पेंट किया है, उसको मैं दिखा नहीं पा रही हूं, बट डायग्राम में समझो कि पीछे की तरफ है, ठीक है, लाइक दिस, ये पीछे की तरफ है ना। तो ये इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक रिंग मिलेगा। अब इसकी रेडियस को वेरी करा के, जैसे अपन यहां एक छोटी सी रिंग मान ले, है ना, यहां एक छोटी सी रिंग मान ले, फिर बड़ी रिंग माने, फिर बड़ी रिंग माने, तो ऐसे करते 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 आप छीलते या आप ब्रश करते करते उस पर पेंट करते करते आप पीछे तक पहुंच जाओगे और ये पूरी बॉल जो है ये पेंट हो जाएगी लाइक दिस। ऐसे पेंट कर दो, ऐसे लाइक दिस, फिर ऐसे बड़ी बड़ी रेडियस। आप जब यहां पहुंच जाओगे तो ब्रश की रेडियस तो वही है, जो पेंट है वो सबसे लंबा होगा लाइक दिस, है ना, इस तरीके से। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। जैसे आप आलू के छिलके को उतारोगे वैसे ही हमने इसमें एलिमेंट माना है। जो एलिमेंट क्या होगा, एक रिंग होगी, ठीक है। अब आप समझना इस चीज को कि उस रिंग की रेडियस निकालने को बोला जाए आपसे, उस रिंग की रेडियस निकालने को बोला जाए। सो दिस इज आर, ठीक है। इफ दिस इज आर, सो दिस लेंथ इज व्हाट, दिस लेंथ इज व्हाट, आर कॉस थीटा, ठीक है। एंड दिस लेंथ विल बी व्हाट, अगर मान लो मैं सेंटर बोलूं, सो दिस लेंथ विल बी व्हाट, आर, सॉरी, दिस लेंथ इज आर कॉस थीटा, ठीक है। एंड दिस लेंथ इज व्हाट, आर साइन थीटा, ठीक है। आप इस ट्राइंगल को देखो लाइक दिस। सो आर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा, आर साइन थीटा, ठीक है। अब मैंने ये क्यों निकलवाया, देखो आप समझो इस चीज को कि मुझे रिंग की रेडियस पता लग गई, उस रिंग की रेडियस कितनी हो गई, आर साइन थीटा, ठीक है। और उस रिंग की जो पॉइंट पी है जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस रिंग के सेंटर से आपको वो दूरी भी पता लग गई। देखो ये दूरी तो आपको दी गई थी स्मॉल आर, ये दूरी तो आपको दी गई थी क्या, स्मॉल आर, ठीक है ना। ये कि सेंटर से आर दूरी पर पॉइंट पी पे आपको निकालना था, स्मॉल आर दिया है, ठीक है। लेकिन आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग लिखना है और उसके एक्सिस पे लिखना है, तो हमें फॉर्मूला पता था के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब रिंग की रेडियस का स्क्वायर, रिंग रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट, मतलब ये दूरी x होती थी हमारी, और इस x का नाम क्या होगा हमारा क्वेश्चन के हिसाब से। सो दिस कंप्लीट आर में से इसको माइनस कर देंगे, आर कॉस थीटा को,
सो दिस विल बी योर एक्स, ठीक है। सो इट विल बी आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, ये लो। तो अगर मुझे सिर्फ इस छोटू से एलिमेंट की वजह से, मान लो ये एलिमेंट जो लेंथ था ये एक रिंग थी, ठीक है ना, रिंग जिसकी मोटाई जो है, जिसकी मोटाई कितनी थी बेटा, आर डी थीटा, है ना, पतली सी रिंग है बस, उसकी मोटाई, जैसे मोटाई रिंग की भी कोई मोटाई होती है ना, जैसे इस तरीके से इसमें ये रिंग है, इसकी मोटाई है इतनी सी मोटाई, वैसे मोटाई है, एंड दैट विल बी कॉल्ड आर डी थीटा। तो इसकी मोटाई पर डिपेंड करेगा ना कि इसमें कितना सोना है, वैसे ही। चलिए, तो अब क्या करना है, आपको डीई लिखना है। डीई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट एलिमेंटल रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट एलिमेंटल रिंग, ठीक है। तो उसकी एक्सिस पे बात कर रहे हैं, सो के तो के लिखा जाएगा। अब क्यू, अब इस पे चार्ज लिखना है बेटा आपको, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर पूरे सरफेस पे चार्ज क्यू था, आपको क्यू बोला है ना, पूरे सरफेस पे, ठीक है। तो यूनिट सरफेस पे देखना, अगर 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पर चार्ज क्यू था, तो यूनिट एरिया पे क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको ये एरिया निकालना है, इस रिंग का एरिया, इस रिंग का एरिया। तो इस रिंग का एरिया तो निकल जाएगा। आप इस रिंग को ऐसे देखो, सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगी आपको ये रिंग, और इसकी तो हमने खूब सीखी है, हमने खूब यूज किया है इसको, डिस्क में भी सीखा था इसका एरिया निकालना, कि सरकमफेरेंस ले लो और फिर सरकमफेरेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसकी मोटाई से। तो सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर, जो उसका रेडियस है वो कितना है, आर साइन थीटा। सो 2 पाई आर साइन थीटा, ठीक है ना। आपने इसको सामने से देखा तो ऐसी दिखेगी, जिसका रेडियस कितना होगा, आर साइन थीटा, और इसमें आप कैंची चला के इसको सीधा कर दोगे ना, लाइक दिस। सो दिस विल बी 2 पाई आर साइन थीटा एंड दिस विल बी आर डी थीटा। यही कैंची चला के आप इसको सीधा कर दो, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। अब यहां पर 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, ये तो उसका एरिया लिखा है हमने, ठीक है ना, उसका एरिया। इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सिग्मा क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। सो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, डी क्यू, ठीक है, चार्ज ऑन दैट छोटू एलिमेंट। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सो एक्स की जगह होता है सेंटर से पॉइंट पी की दूरी, विच इज दिस, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्स इज आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाय हमारा, उसके बाद आएगा रिंग रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, रिंग रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी वहां पर पावर कितनी आएगी, 3/2, ठीक है ना। यहां हमने मिस कर दिया था इसको, 3/2 पावर आएगी। रिंग रेडियस कितना है, सो इट इज आर साइन थीटा, सो इट विल बी आर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, और x कितना आएगा, अगेन दिस r माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब लिमिट्स लगाएंगे, तो आपको देखो, आप यहां पर डायग्राम को अच्छे से देखते हैं अपन यहां पर, ठीक है। तो आपने ऐसे थीटा एंगल पर ऐसे खांचा लेके आपने एक एलिमेंट माना था, लाइक दिस, ठीक है ना। कितना एंगल बना था, थीटा एंगल पे, है ना, थीटा एंगल पे, और उसके बीच में जो एंगल सबटेंडेड है वो डी थीटा है, लेकिन ये एंगल कितना है, थीटा। अब जैसे जैसे आप उसको नीचे लेके जाओगे तो वैसे वैसे आप इसकी तरफ मूव करने लगोगे, है ना, एकदम ऐसे। तो सामने वाली छोटी सी रिंग, फिर बड़ी 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 रिंग, फिर ये वाली रिंग पे आ गए, फिर ऐसे लेके आओगे तो ये वाली रिंग आ गई, फिर सीधा ले आओगे तो ये वाली रिंग। मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आपका राइट हाफ कवर हो जाएगा, और फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक आपका लेफ्ट हाफ कवर हो जाएगा। इसका मतलब आपको 0 डिग्री से 180 डिग्री तक क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये इंटीग्रेशन जैसे ही आपको देखो यहां पर आप कि ये इंटीग्रेशन एकदम गोबर जैसा है ना, मतलब प्योर गोबर है ये। तो यहां हम इसके इंटीग्रेशन में नहीं जाएंगे, यहां हमने फिजिक्स सॉल्व कर ली है। अब मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है, क्योंकि हमारी 12th क्लास की मैथमेटिक्स के को भी ये पार कर रहा है, तो हमने इसको क्या करा, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वालों को दिया और उनसे हमने डायरेक्ट आंसर मांग लिया। सो उन्होंने आंसर बताया, इट विल बी के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको इसके रिजल्ट्स को याद रखने की जरूरत है कि इट इज के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। आर क्या है, स्मॉल आर उसके सेंटर से उस पॉइंट पी की दूरी है, ठीक है ना। सो इसीलिए कहा जाता है कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, आपने जो सॉल्व किया था ये r ग्रेटर देन r के लिए सॉल्व किया था। सो फॉर आउटसाइड पॉइंट्स द शेल और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज,
केप्ट एट सेंटर। आप बाहर वाले पॉइंट्स के लिए मानो इस शेल को, ये जो प्लस क्यू शेल है जो आर रेडियस का है, इसको उठा के उसके सेंटर पे रख दो, उसका बिहेवियर बाहर वाले पॉइंट्स के लिए बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा। ठीक है ना। अब हम इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे इस पे क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस पे हम कई बार इस कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स द शेल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो जेई एडवांस्ड वाले बच्चे जरूर देखें, और जेई मेंस और नीट वाले जो बच्चे हैं वो इसके इंटीग्रेशन वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। वैसे भी मैं इसका जो डेरिवेशन है वो फिर से आपको गॉस लॉ से बताऊंगी। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो, अगर आपको कोई बोल दे, देखो इधर, ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे कि मान लो ये शेल है जिसका चार्ज Q1 है, ये शेल है जिसका चार्ज Q2 है, ये मान लो इसकी रेडियस A है, इसकी रेडियस कितनी है B है। सो यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, फाइंड E फर्स्ट, अ स्मॉल r व्हेन लेस देन A, ठीक है, व्हेन r ग्रेटर देन A बट लेस देन B, एंड थर्ड व्हेन r ग्रेटर देन B। ठीक है ना, मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप एक तो इस पॉइंट पे बात कर लो, क्योंकि r a से छोटा है, मतलब इसके अंदर आ गया, इस शेल के अंदर, इनर शेल के अंदर आ गया। फिर आप इस पॉइंट की बात कर लो, जब आप a से तो बड़े हो, मतलब आप इस शेल से तो बाहर निकल गए लेकिन इस शेल के अंदर हो, और फिर आप थर्ड पॉइंट बात करोगे इस पॉइंट की। तो आपको पता है कि दोनों शेल की वजह से, है ना, ये वाला पॉइंट की बात करते हैं, इसको नाम देती हूं मैं P, और इसको नाम देती हूं मैं Q, और इसको नाम देती हूं मैं R। So electric field at P will be electric field due to 1 plus electric field due to 2। ठीक है ना, इसको इनसाइड नाम दे देते हैं, इसको आउटसाइड, इसका नाम न्यूमेरिक में 1 दे देते हैं, इसका नाम 2। So electric field due to 1 and plus electric field due to 2, यही बोलेंगे। अब आप देखो कि Q1 के लिए भी ये पॉइंट अंदर है और Q2 के लिए भी ये पॉइंट अंदर है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, 0। सो इसका मतलब इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन 0, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन 0। अब EQ की बात कर लेते हैं, है ना, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे भी हमें दोनों की वजह से लिखना पड़ेगा, इस शेल की वजह से भी लिखना पड़ेगा और इस शेल की वजह से भी लिखना पड़ेगा। अब इस शेल के तो ये बाहर है, तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए मतलब ये Q जो है ये इस अंदर वाले शेल के लिए, मतलब इस शेल के लिए बाहर वाला पॉइंट बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस Q1 को हटा के मन ही मन इमेजिन करो कि Q1 यहां रखा हुआ है। ठीक है ना, इसको हटाओ और इसको मान लो कि Q1 यहां रखा हुआ है। तो अब ये दूरी कितनी दी हुई है आपको, R दिया हुआ है ना, जब A से तो बड़ा है और B से छोटा है, दूरी R दिया आपको। सो आपको इसकी रेडियस से मतलब ही नहीं रहा, अब आपको इसकी दूरी से मतलब है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। नाउ द शेल ऑफ रेडियस स्मॉल a इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो अब स्मॉल a का कोई रोल ही नहीं होगा, अब सिर्फ इस दूरी का रोल होगा, एंड वी विल राइट k Q1, k चार्ज ऑन दैट शेल, पुट इट ऑन द सेंटर and find the दूरी of center to the point where you have to find the electric field. So k Q1 by R square, और E2 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा E2 0, क्योंकि इस शेल के लिए तो ये पॉइंट अंदर आ गया और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो इसकी वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता Q पॉइंट पर वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब फिर से आप इस पे बात करते हैं, ठीक है ना, ये Q1 था, ये रेडियस RA थी और रेडियस B थी। ठीक है, चलो अब इस पॉइंट पे बात करते हैं। अब ये पॉइंट तो दोनों के बाहर आ गया, सुनना बहुत ध्यान से। सो फॉर आउटसाइड पॉइंट्स द शेल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, मतलब आप Q1 को पॉइंट चार्ज बना दो और सेंटर पे बिठा दो। ठीक है, हटाओ इसको। Q2 को भी आप पॉइंट चार्ज बिठाओ और सेंटर पे बिठा दो। ठीक है, तो सेंटर पे चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, और इनकी दूरी कितनी दे रखी है, स्मॉल r, क्योंकि ये दूरी r दे रखी है, स्मॉल r। ठीक है ना, B तो सिर्फ यहीं तक आ गया, पॉइंट तो बहुत दूर हो सकता है ना, पॉइंट B, ये रेडियस तो यहीं पर खत्म हो गई है उसकी, तो रेडियस तो यहीं पर खत्म हो गई। सेंटर से जो दूरी है उस पॉइंट P की वो कितनी थी, स्मॉल r। सो वी विल राइट E एट पॉइंट R, दैट विल बी, हमने नाम गलत दे दिया, हमने ना PQR दे दिए, चार्ज भी Q था, तो हम काम करते हैं इसको ABC नाम दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो इट विल बी K Q1 प्लस Q2 divided by small r square, not the radius of A, not the radius of B, क्योंकि आप देखो सिचुएशन कैसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि आपको इस Q1 का रेडियस दिया था A
और इस Q2 का रेडियस दिया था B, ठीक है, जो कि पॉइंट जो था वो यहां था कहीं, ये पॉइंट C था। तो ये दूरी आपको R बोली गई है, और R बोला गया है A से भी बड़ा है और B से भी बड़ा है ना, R ग्रेटर देन B। तो आपको यही दूरी लिखनी है ना, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी लिखनी है। तो उसमें ना Q1 की रेडियस काम आएगी ना Q2 की रेडियस, क्योंकि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स द शेल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मान लो चार्ज शेल दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, ठीक है, और इसके सेंटर से आपको मान लो पॉइंट P पर मान लो एक अनदर चार्ज दिया जाएगा 4Q, ये दिया गया है, और ये दूरी मान लो आपको दी गई है x, सेंटर से ये वाली दूरी दी गई है x, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। सो यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दिस शेल एंड द चार्ज। तो आपको पता है कि ये पॉइंट 4Q जो है ये तो बाहर है, ये तो बाहर है ना शेल के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वाले पॉइंट्स के लिए आप इस Q को हटा के इसको सेंटर पे रख दो। नाउ द फोर्स विल बी जस्ट लाइक द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सो K कैपिटल Q स्मॉल 4Q, और उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है x स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप इंटीग्रेशन में चले गए या आप सोचने लगे कि हमें शेल और एक पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स नहीं बताया। और अगर वही पॉइंट चार्ज बेटा अंदर आया था ना, अंदर यहां आ जाता 4Q का, तो हम क्या बोलते हैं उस पर, उस टाइम फोर्स क्या बोलते हैं हम, जीरो बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं कि इस शेल की वजह से अंदर वाले पॉइंट्स के लिए थोड़ा ना पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा वो, अंदर वाले पॉइंट्स पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर वाले पॉइंट्स पर, तो फोर्स भी जीरो है। तो ऐसा नहीं कि आपको अगर दूरी r दे रखी है या x दे रखी है तो आप फिर से लिख दो k3 4Q डिवाइड बाय x स्क्वायर, नहीं, वो सिर्फ तब वो 4Q बाहर था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो।